हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन सीरीज। और आज के वीडियो में वी विल गेट टू नो अबाउट द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट इज दिस एग्जाम, यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है क्या, और इस एग्जाम के थ्रू यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन से पोस्ट को फिल करती है। एग्जाम कब होता है यूजिंग कैलेंडर। हमने देखा था कि एग्जाम का यूपीएससी ने डिसाइड कब किया कि कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा। देन वी गॉट टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी, एज की एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने दे सकता है, किस किस कैटेगरी के लिए कितने रिलैक्सेशन है। वी गॉट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो एक बार हमें किसी भी एग्जाम का ये सारी डिटेल्स पता चल गई, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी नीड टू आस्क इज प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी ये एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है वो एग्जाम कितने स्टेजेस में कंडक्ट करेगा, कौन कौन सा पेपर होगा, कितने देर का पेपर होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या रिटन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। वंस वी गेट टू नो अबाउट द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन which we have to ask ourselves and we have to find the answer is कि सिलेबस क्या है, कि मतलब कौन कौन से बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। सो जब तक सिलेबस किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वरना लोग इधर उधर भटक जाता है और अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट होता है, फिर एग्जाम भी नहीं निकलेगा और देन वी आस्क आवरसेल्फ कि ऐसी क्या गलती हो गई। सो वी विल ऑलवेज हैव टू फोकस अबाउट द एग्जाम। सो आज के वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, and subsequent video में we will get to know about the syllabus of examination. For both these things, as I have discussed the last time, the most authentic resource is the UPSC Civil Service notification. So let's revisit to the UPSC Civil Service notification and get to know about the plan of examination. So ये हमारा सिविल सर्विस का सेम नोटिफिकेशन है जो हम लास्ट वीडियो में भी वी वेंट थ्रू इट, एंड पेज नंबर इस साल पेज नंबर 22 पे सेक्शन 1 में प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है। सो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम 3 स्टेज में कंडक्ट होती है। प्रीलिम्स होता है जो कि एमसीक्यू टाइप होता है, उसके बाद प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करते हैं वो मेंस देते हैं जो कि रिटन टाइप होता है, और जो मेंस में क्वालिफाई करते हैं उनका इंटरव्यू होता है, और फिर मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। जिसका वो रैंक ऊपर रहेगा उसको उसके प्रेफरेंस वाली सर्विसेज मिलेंगी, और जैसे जैसे आपका रैंक नीचे आता है तो सीट भरते जाते हैं सर्विसेज के, तो आपको दूसरी सर्विसेज एलोकेट होती हैं। सो यूपीएससी क्या करता है, एग्जाम मतलब जो 3 स्टेज होता है उसको ऑफिशियली 2 स्टेज ही रिकॉग्नाइज करता है, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। जो इंटरव्यू है वो मेंस का ही पार्ट मानता है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि अल्टीमेटली जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है वो मेंस और इंटरव्यू के नंबर को कंबाइन करके निकलती है। सो लेट्स गो थ्रू द नोटिफिकेशन एंड नो अबाउट द plan of the examination. So UPSC से the civil service examination comprise of 2 successive stage. पहला prelims होता है for selecting the candidate for the civil service main examination. prelims होगा जो कि objective type होगा, जिससे candidate फिर select होंगे कि कौन कौन से candidate आप mains exam देंगे। देन सिविल सर्विस मेंस एग्जाम होगा जिसमें रिटन होगा और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट एंड रिटन बोथ आर द पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द वेरियस सर्विस पोस्ट। इन दोनों के मार्क्स को कंबाइन करके सिविल यूपीएससी अपना फाइनल मेरिट लिस्ट निकालती है। देन प्रीलिम्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर होते हैं, टोटल 400 मार्क्स का होता है, यानी दोनों पेपर 200 नंबर होते हैं। मैं ब्रीफ में बता देता हूं अभी कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2 पेपर का आपका होता है, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका जो GS1 कहती है यूपीएससी, जनरल स्टडीज 1 का पेपर होता है। ये वो पेपर होता है जिसमें आपके जनरल स्टडीज के सारे सिलेबस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपके पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, उसके अलावा करंट अफेयर्स हो गए, गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज हो गए। इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा GS1 में आता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 नंबर, यानी 2 का 1/3 0.66 नंबर आपका डिटेक्ट हो जाता है। उसके अलावा 2
2 घंटे के बाद फिर आफ्टरनून सेशन में आपका GS2 का पेपर होता है, यूपीएससी GS2 लिखती है, जो कि पॉपुलरली CSAT के नाम से फेमस है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पेपर भी आपका 200 नंबर का होता है, बट दिस टाइम 80 क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर में। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और सेम जैसे GS1 में था कि आपके सही आंसर पे 2.5 मिलेंगे और गलत आंसर में 2.5 के 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि जो सेकेंड पेपर होता है GS2 यानी CSAT, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और उसमें यूपीएससी ने फिक्स कर दिया है कि आपके 33% मार्क्स आने चाहिए, यानी 200 का 33 अराउंड 67 मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी जाके आपका पेपर 1 के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, जो कि मेंस की मेरिट लिस्ट होगी। अगर आपके 67 मार्क्स नहीं आते हैं सेकेंड पेपर में, तो इररिस्पेक्टिव आपने 200 में से 200 मार्क्स लाया हो पेपर 1 में, आपका वो कंसीडर नहीं किया जाएगा मेरिट, मतलब आप प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन एक बार आपने 67 से ऊपर मार्क्स ले आए GS2 में, सो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपके 80 नंबर हो, चाहे आपके 200 में 200 नंबर हो, ये मार्क्स काउंट नहीं होते हैं मेंस के सिलेक्शन के लिए। इस सेकंड पेपर में बस आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि 67 से ऊपर नंबर ले आइए, सेकंड पेपर का काम खत्म। फिर आता है पेपर 1, उसके बेसिस पर एक कट ऑफ यूपीएससी डिसाइड करती है। नॉर्मली कट ऑफ जाता है 108, कभी 100, कभी 94, बहुत कम भी गया जनरल का कट ऑफ जाता है, और पेपर 1 के कट ऑफ के हिसाब से फिर कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जो कि सिविल सर्विस मेंस देते हैं। सो लेट्स गो थ्रू ऑल दिस इंफॉर्मेशन फाइनली। सो टोटल ये 400 नंबर का होता है। द नंबर ऑफ द टोटल एब्सोल्यूट नंबर, और ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड इन सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 12 to 13 टाइम्स द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द वैकेंसीज। मान लीजिए वैकेंसीज आपकी 1000 है, तो यानी 12 to 13 यानी कि प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम देने के लिए यूपीएससी बस 12 से 13,000 बच्चों को सेलेक्ट करेगी, जो कि 1000 अगर पोस्ट है तो 12 से 13,000 बच्चे फिर मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जामिनेशन इन दैट ईयर विल बी एलिजिबल सिविल सर्विस मेंस, ये हो गया। फिर कमीशन विल ड्रॉ द लिस्ट ऑफ, और सेकेंड पेपर में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 33% मार्क्स जनरल स्टडीज 2 पेपर में क्वालिफाइंग है। अगर ये आपके नहीं आएंगे तो आपका प्रीलिम्स आप डिस्क्वालीफाई हो गया, इररिस्पेक्टिव आपके फर्स्ट GS1 में कितने भी मार्क्स आए हों। और एक बार आपने 33 ले आए हैं तो आप उसके बाद आपका GS1 का पेपर कंसिडर होगा, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं या ना हैं ये डिसाइड करने के लिए। इसमें 33 से ऊपर नंबर, चाहे आपके 200 में से 80 आए हो या 200 आए, बात बराबर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है GS2 का पेपर, ठीक है। उसके बाद टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स जो यूपीएससी सेट करेगी GS1 पेपर में, वो डिटरमाइन करेगी, उसके बेसिस पर फिर मेंस होगा आपका। इसमें यूपीएससी बता रही है कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नंबर, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, 1/3 नंबर आपके रॉन्ग आंसर पर डिटेक्ट होंगे। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई एक ही आंसर ABC में से करेक्ट आंसर होगा, अगर आपने 2 मार्क कर दिए हैं, चाहे उन दोनों में से कोई एक सही भी है, जैसे मान लीजिए आंसर करेक्ट आंसर B था, आपने गलती से B और C दोनों मार्क कर दिया है, तो यूपीएससी उसको रॉन्ग आंसर मानेगी और आपकी पेनल्टी होगी। सो यू ओनली हैव टू मार्क ओनली 1 आंसर, और अगर आपने आंसर ब्लैंक छोड़ा है तो देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट, इट विल बी कंसिडर्ड है कि वो अनअटेम्प्टेड है। उसके बाद यूपीएससी कहती है कि सिविल सर्विस उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, जो कि रिटन फॉर्म में होगा, अब एमसीक्यू नहीं होगा, अब सब कुछ रिटन होगा, और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। फिर कहती है यूपीएससी की जो रिटन मार्क्स होगा, वो टोटल जो रिटन मार्क्स होगा, यानी मेंस की बात करिए, मेंस का जो रिटन पार्ट है वो टोटल 9 पेपर का होगा, जिसमें से 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। तो एक बार ब्रीफ में बता देता हूं कि जो कि मेंस होता है वो टोटल 9 पेपर होता है, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, पेपर A एंड पेपर B उनको कहते हैं। पेपर A बेसिकली पेपर A में इन दोनों में से एक पेपर आपका इंग्लिश का होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर सिर्फ 25% होता है और टोटल मार्क्स 300 होते हैं। सो 25 का मतलब 75 नंबर के करीब क्वालिफाइंग होता है, मतलब 300 में से 75 नंबर आपको लाने होते हैं उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। सो एक इंग्लिश का पेपर होता है और दूसरा कोई एक लैंग्वेज का पेपर, कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं। मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था, और आप अपने हिसाब से वी विल सी कि कौन कौन से उसमें से
जो पेपर एक तो इंग्लिश कंपलसरी है और दूसरा कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होता है, और ये दोनों में सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इन दोनों के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ते हैं। इन दोनों के अलावा फिर 7 पेपर होते हैं जिसके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। लेकिन अगर आप ये लैंग्वेज के पेपर में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो अगेन जैसे प्रीलिम्स में था, इन दोनों पेपर में क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो इररिस्पेक्टिव आपके कितने भी हाई मार्क्स हों बाकी 7 पेपर में वो कंसिडर नहीं होंगे, आप मेंस में डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। सो यहाँ पे फिर यूपीएससी कहती है कि कैंडिडेट हु ऑब्टेन जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स करेगा उसको इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि अबाउट ट्वाइस द नंबर ऑफ द वैकेंसीज हैं। इस साल से शायद आई गेस ट्वाइस बुलाया जाता था, एक ज़माने में 3 टाइम्स था, 1-2 साल पहले आई गेस। यानी कि अगर मान लीजिए 1000 सीट है तो यहाँ हमने देखा कि 12-13 टाइम्स, यानी कि अगर 1000 पोस्ट अवेलेबल हैं तो प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 12 से 13 हज़ार बच्चे बच जाएंगे, और मेंस के बाद उस 12-13 हज़ार में से सिर्फ ट्वाइस यानी कि 2000 बच्चे बच जाएंगे, और उन 2000 में से फिर इंटरव्यू होगा और फाइनली 1000 होंगे जिनको सर्विस मिलेगी। ठीक है, तो ये बताता है कि मेंस के इंटरव्यू के लिए अबाउट ट्वाइस यानी जितनी पोस्ट रहेगा उसका डबल मोटा मोटी स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है और यहाँ पे कोई मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं होता है। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 225 मार्क्स बहुत, क्योंकि बेसिकली मेंस के बाद आपका बहुत हद तक जो रैंक होता है वो इंटरव्यू के मार्क्स से डिसाइड करते हैं, क्योंकि जिनका बहुत अच्छा जाता है उनका 200 से ऊपर नंबर आ जाते हैं, जिनका खराब अगर गया तो उनके 150 भी आ जाते हैं, और 50% में तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो दुनिया ऊपर से नीचे हो जाती है आपकी। So after written interview is very important. It is of 275 marks. Marks are obtained, फिर रिटन पार्ट और इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन करके फाइनल रैंकिंग आती है। ठीक है, और उसके बाद जो आपने सर्विसेज की प्रेफरेंस दी है उस हिसाब से फिर आपको सर्विस अलॉट होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हर पेज के लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रही है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वुमेन कैंडिडेट होंगी जो यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रही हैं, यूपीएससी एक तरह से गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि ज़्यादा वुमेन यूपीएससी का एग्जाम दे और क्वालिफाइंग करें। और जस्ट मैं बता दूं, अगर वुमेन क्वालिफाई कर जाती है रिटन इंटरव्यू में, सो चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद जेंडर बैलेंस बनाना चाहती है तो इंटरव्यू में आप काफ़ी लीनियंटली नंबर देगी, सो दैट दे वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन सेलेक्ट हो जाए। Now let's again see it, schemes and subject of the prelims and mains examination। फिर से ऊपर की इंफॉर्मेशन हम रिविजिट करते हैं। यूपीएससी के प्रिपरेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ोगे वो बार बार रिपीट होगा, मतलब उसका कुछ सेक्शन या उसका एप्लीकेशन आगे बार बार रिपीट होगा। तो एक बार में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोशिश करो समझने की, बट फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वो रिपीट होगा तो थिंग्स विल कीप गेटिंग मोर एंड मोर क्लियर। सो लेट्स अगेन रिविजिट। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम 2 कंपलसरी पेपर का होगा, दोनों देना है, 200 नंबर का होगा, बोथ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 2-2 घंटा का दोनों पेपर होगा। GS2 का पेपर होगा प्रीलिम्स में, वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। GS2 आपको सीसेट का पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में सीसेट का पेपर आपके जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब के टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और जो ये 33% सेकेंड पेपर क्वालिफाई करते हैं फिर उनका पेपर 1 के बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो मेंस देंगे कि नहीं। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश हिंदी में, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहते हैं। और डिटेल ऑफ द सिलेबस आगे डिस्कस होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस डिटेल डिस्कस करेंगे। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन का सीरीज। रिटन एग्जाम विल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर। ठीक है, पेपर ए 9 पेपर है, पेपर ए बी और उसके बाद 7 पेपर्स। पेपर ए बी क्वालिफाइंग नेचर का है, तो पेपर ए जो क्वालिफाइंग नेचर करता है, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है जो कि 8 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है, जैसे कि उसमें इंग्लिश है, उर्दू है और दूसरे लैंग्वेजेस हैं जो कि 8 शेड्यूल में मेंशन है। वी विल लुक एट देम। वो आपको सेलेक्ट करना है, उसका 300 नंबर का होगा, 75 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। पेपर 2 इंग्लिश कंपलसरी है सबके लिए, सबको पेपर 2 इंग्लिश का देना है, 300 मार्क्स का होगा और 75 मार्क्स लाके क्वालिफाई करना है। इन दोनों पेपर में अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ प्रिपरेशन का स्टेप्स जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए, कि
आज से ही जो आप, जैसे मैंने कहा है कि आप लोग को यूपीएससी नोटिफिकेशन गो थ्रू करना है, तो फिलहाल जब आप यूपीएससी नोटिफिकेशन गो थ्रू कर रहे हैं तो कोई भी वर्ड जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, ट्राई टू गूगल द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एंड ट्राई टू फाइंड द मीनिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। जो इंग्लिश में उसका मीनिंग होगा, बहुत बार आप डिफिकल्ट वर्ड अगर रिमेंबर नहीं कीजिएगा वाइल राइटिंग द एग्जामिनेशन, तो उसका जो मीनिंग होता है वो आप सिंपल आप लिख सकते हैं वहां पे, और जो हिंदी में उसकी मीनिंग होगी वो आपके काम आएगा इन दोनों पेपर में, अगर आप हिंदी चुनते हैं तो। अगर आप कोई और लैंग्वेज चुनते हैं तो इस इंग्लिश के वर्ड की मीनिंग उस लैंग्वेज में रख के मतलब उस लैंग्वेज में लिख के रखिए। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल दीज, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, और उस टाइम अगर आपको किसी वर्ड का, इंग्लिश का वर्ड का मीनिंग तो पता है बट हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं होगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, तो दिस विल बी दिस इज टिप। आज का टिप ये है कि कोई भी वर्ड जिसका, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो मैं हिंदी लेके चल रहा हूँ, अगर आपने हिंदी का पेपर चुना है तो जो भी वर्ड के मीनिंग आपको नहीं आ रही है उसका मीनिंग आप इंग्लिश में भी लिखोगे और हिंदी में भी लिखोगे। ठीक है, सो once these two qualifying पेपर आर ओवर, देन हमारा 7 पेपर होता है, जिसमें पेपर 1 ऐसे होता है। ऐसे आपको 250 नंबर के होते हैं, 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं 1500 वर्ड के, और 125 मार्क्स ईच ऐसे का होता है। ठीक है, ऐसे के बाद जनरल स्टडीज 1 का पेपर होता है, जो सेकंड पेपर होगा जनरल स्टडीज 1 कहते हैं। इसमें आपको इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी के क्वेश्चंस आते हैं, 250 नंबर का होता है। फिर जनरल स्टडीज 2 का पेपर होता है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। फिर जनरल स्टडीज 3 का पेपर होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। देन आपका जनरल स्टडीज 4 का पेपर होता है, जो कि इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर होता है। इन सारे पेपर का ये आपको ब्रीफ में सिलेबस है, कि बेसिकली सिलेबस नहीं, सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, और इनका डिटेल सिलेबस वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और इथिक्स का भी सिलेबस, एंड आई होप मैं ट्राई करूंगा कि इथिक्स का भी सिलेबस इस सीरीज में कवर करने का। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये आपके 4 पेपर जीएस के और 1 पेपर 5 पेपर ऐसे हो गया। फिर आपको एक ऑप्शनल पेपर चुनना पड़ता है मेंस में। बहुत सारे यूपीएससी सब्जेक्ट देती है, उनमें से आप ऑप्शनल चुन सकते हैं। मैंने सोशियोलॉजी चुना है, कोई हिस्ट्री चुनता है, कोई ज्योग्राफी चुनता है, और जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उस सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है आपका, पेपर 1 जो कि 250 नंबर का, पेपर 2 जो कि 250 नंबर का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से कैंडिडेट बस अपने ऑप्शनल के बेसिस पे सेलेक्ट हो जाते हैं, और बहुत से कैंडिडेट बस अपने ऑप्शनल के बेसिस पे रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी की चीजें में मोटा मोटी सबके बराबर नंबर आते हैं, किसी भी टॉपर का नंबर अगर आप गो थ्रू करोगे। लेकिन ये ऑप्शनल में कौन, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स उठाना बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको सोचिए 500 नंबर के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और यहाँ पे आपको अगर बस 250 नंबर में कितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। सो ऑब्वियसली ये ज़्यादा डेप्थ में रहता है, बट फिर भी अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे जो भी आपने ऑप्शन चुना उस पर कमांड है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू क्वालिफाई फॉर मेंस। ठीक है, उसके बाद एक बार ये सारे GS1 से GS1 ये 4 जनरल स्टडीज के पेपर ऐसे और आपके 2 ऑप्शनल पेपर के मार्क्स कंबाइन करके आपके मार्क्स निकाले जाएंगे। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो देन 275 नंबर का इंटरव्यू होगा, और इस टोटल यानी कि इन दोनों टोटल 225 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू और रिटन के मार्क्स मिला के। इसके बेसिस पर इन दोनों को सम करके फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है यूपीएससी, जिसके बेसिस पर आपको सर्विसेज अलॉट होती हैं या आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, ये डिसाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूपीएससी आगे इसमें लिखती है कि कैंडिडेट मेन चूज एनी ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम अमंग द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। नीचे लिस्ट देखेंगे, उसमें से कोई भी आप एक अपना ऑप्शनल चुन सकते हैं। पेपर ऑन द इंडियन लैंग्वेज, फिर से इंफॉर्मेशन रिविजिट करते हैं। इंडियन लैंग्वेज का पेपर जो कि 8 शेड्यूल में मेंशन है, 22 लैंग्वेज में से कोई एक, और इंग्लिश का पेपर का जो लेवल होगा, सब्जेक्ट होगा, चूंकि क्वालिफाइंग नंबर है, इजी इसलिए रखी है यूपीएससी, मैट्रिकुलेशन यानी 10th लेवल तक का सिलेबस आएगा उसमें, और वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। 300 नंबर है का होता है, 75 नंबर आपको लाने हैं।
देन इवेल्युएशन यही बोल रही है कि सारे पेपर का इवेल्युएशन साइमल्टेनियस होगा, लेकिन अगर उसमें 25% आपके आएंगे तब आपका दूसरे पेपर्स के मार्क्स कंसिडर होंगे। अगर 25% नहीं आएंगे तो आपके दूसरे पेपर के मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस टाइम मेंस में। ठीक है। पेपर 1, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है उनके लिए फिर कंपलसरी नहीं है लैंग्वेज वाला पेपर, और उसी तरह से जिनके हियरिंग इम्पायरमेंट होते हैं, जो जस्ट गो थ्रू दिस, अगर ये आप पे एप्लीकेबल है तो कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए, जैसे हियरिंग इम्पायरमेंट वाले और नॉर्थ ईस्ट वाले, जिनके लिए रिलैक्सेशन यूपीएससी रखी है पेपर ए में। इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है। उसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कैंडिडेट, फिर मार्क्स एक बार आपने ये दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिया तो पेपर 1 से लेकर 7 तक के पेपर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे उसके मार्क्स। कमीशन विल हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स सेट ऑफ ऑल ऑन एनी ऑफ दिस पेपर। तो यहाँ पे जनरली यूपीएससी नहीं करती है क्वालिफाई, कम भी आते हैं किसी एक पेपर में तो काम चल जाता है, बट यूपीएससी सेज कि वो क्वालिफाई रख सकती है कोई भी एक पेपर में। फॉर एग्जांपल उसने GS3 में क्वालिफाइंग मार्क्स लग दिया कि 250 में से 50 से कम जिसके आएंगे उसको तो सेलेक्ट ही नहीं करना है। अभी तक नहीं रखा है, बट यूपीएससी बस ये वाला लाइन लिख के अपने पास ये पावर रखी है कि क्वालिफाई मार्क्स वो हर पेपर में सेट कर सकती है। तो दिस बिकॉज ऑफ जस्ट दिस सेंटेंसेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी पेपर GS1 से लेकर GS मतलब चारों GS में ऐसे या अपने ऑप्शनल पेपर किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते हैं, सब आपको अपने बेस्ट में देना है। ठीक है, क्या पता यूपीएससी क्वालिफाइंग मार्क्स सेट कर दे। नाउ अब इसमें लैंग्वेज मीडियम ऑफ लिटरेचर, जो भी लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज मीडियम लिटरेचर लैंग्वेज स्क्रिप्ट टू बी यूज बाय कैंडिडेट। अब आप पेपर कौन से लैंग्वेज में दे रहे हैं उसके बेसिस पर आपको कौन से स्क्रिप्ट यूज करनी है। जैसे हिंदी है तो देवनागरी स्क्रिप्ट यूज करनी है। स्क्रिप्ट एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, जैसे हिंदी में हा मुझे लिखना है तो मैं अगर हा ऐसे लिखता हूं तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी, और हा ऐसे लिखता हूं तो लैंग्वेज हिंदी ही है लेकिन ये रोमन स्क्रिप्ट है। तो अगर आप हिंदी दे रहे हो तो आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना है। उसी तरह से कन्नड़ दे रहे हो तो कन्नड़ वाले में देना है। अगर आप नेपाली लिख रहे हो तो देवनागरी में देना है। उसी तरह से उर्दू लिख रहे हो तो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखना है। सो अपने हिसाब से देख लो कि कौन से लैंग्वेज में जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको कौन से स्क्रिप्ट में लिखना है। ठीक है। उसके अलावा फॉर एंड दीज आर द बेसिकली दीज आर द 22 लैंग्वेज जो कि आपको क्वालिफाइंग वाले पेपर में सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने हिंदी चुना था, कोई असामीज, बंगालीज, गुजराती, इनमें से कोई भी एक पेपर आप चुन सकते हो अगर आप हिंदी बेल्ट के नहीं हो तो। सो इंग्लिश कंपलसरी होगी, दूसरी पेपर आप इनमें से 22 में से कोई एक पेपर चुन सकते हो, और किस स्क्रिप्ट में उसका आंसर लिखना है ये है। जैसे बोडो, डोगरी और मैथिली भी है तो आप देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखोगे। ठीक है। उसके अलावा आगे आ जाते हैं। अब उसके अलावा GS और एसए के बाद जो आपके ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 नंबर का आपका ऑप्शनल पेपर होता है। जो भी ऑप्शन चुनोगे 2 पेपर देने होते हैं उसके। तो इसमें कुछ पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं जो कि स्टूडेंट चुनते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी चुनते हैं। एंथ्रोपोलॉजी नॉर्मली स्टूडेंट इसलिए चुनता है कि लिमिटेड सिलेबस होते हैं, क्वेश्चन भी सेम रिपीट होते हैं और मार्क्स अच्छे उठा लेते हैं अगर जो पढ़ते हैं, बट उसमें याद करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स, अगर किसी ने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की है या ऐसे भी, चूंकि इकोनॉमिक्स आपके यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है तो बहुत से स्टूडेंट जिनको इंटरेस्ट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं बट दे चूज इकोनॉमिक्स। ठीक है। जिसने एमबीए भी कर रखा है ही कैन ऑल्सो चूज इकोनॉमिक्स कि अगर उसमें कॉन्फिडेंट है या ये है, और बाकी इकोनॉमिक्स चुनता है तो कल को आरबीआई के एग्जाम में भी हेल्प करता है। उसके अलावा ज्योग्राफी इज अ पॉपुलर ऑप्शन, हिस्ट्री इज अ पॉपुलर ऑप्शन। दीज आर मोर और लेस पॉपुलर ऑप्शन बिकॉज इनके बहुत सारे सिलेबस ओवरलैप करते हैं आपके GS1 के जनरल स्टडीज के सिलेबस से। उसके अलावा फिलोसफी भी बहुत स्टूडेंट लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन लेते हैं, साइकोलॉजी लेता है कोई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता है। मैंने सोशियोलॉजी ले रखी है। मैंने सोशियोलॉजी भी इसलिए ले रखी है कि इसका सिलेबस भी रिपीट करता है और कुछ ऐसे वैसे में भी मदद आ जाता है। लेकिन उसके अलावा आप मैथमेटिक्स ले सकते हो, मैनेजमेंट ले सकते हो। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छे से की है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हो। एंड दीज मैथमेटिक्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट है इनके ये एडवांटेज होता है कि इसमें बहुत अच्छे से नंबर उठ सकते हैं। अगर आपको सारे मैथ्स है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, उसमें सही है तो सही है, सारे स्टेप सही है तो उसमें फिर काटने का कोई स्कोप नहीं होता। बाकी दूसरे जो आपको सोशियोलॉजी है उसमें अगर आप आंसर लिखोगे तो उस आंसर को लिखने का 10 तरीका होता है, उसमें मे बी आपका बेस्ट नहीं है तो उसमें फुल नंबर मिलने के चांसेस कम रहते हैं। बट अगेन
सो वो आपके ऊपर है। अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट चुनना चाहते हो टेक्निकल भी चुन सकते हो, बट जनरली लोग टेक्निकल नहीं चुनते हैं क्योंकि फिर वो यूपीएससी के दूसरे सिलेबस से ओवरलैप नहीं करता है, तो आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। बाकी जो उसने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी टाइप ली उसको मोर और लेस सेम लगेगा कि हाँ ठीक है, काफ़ी चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी है मुझे। सो वी विल डिस्कस आगे सीरीज में, वी विल डिस्कस अबाउट इट कि हाउ टू सेलेक्ट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो डोंट वरी, जस्ट दीज आर द ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा बता रहा है कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन, जो कि मेंस का एग्जामिनेशन ऐसे टाइप होगा और हर पेपर 3 घंटे का होगा। सो बहुत बार मतलब जनरली एक दिन में 2 पेपर होता है, 3-3 घंटा, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, तो लिखने की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो 3 आवर्स का पेपर होगा, जबकि प्रीलिम्स हमारा 2 घंटा का होता था, वो एमसीक्यू टाइप होता था, और ये रिटन टाइप है तो 3 घंटा का पेपर होता है। फिर इसमें यही है कि कैंडिडेट हैव ऑप्शन टू आंसर ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पेपर कितने मतलब एक्सेप्ट क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर में बेसिकली कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू आंसर ऑल द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट द क्वालिफाइंग पेपर ए, पेपर बी इन एनी ऑफ द लैंग्वेज इंक्लूडिंग 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो पेपर कैंडिडेट पेपर ए और पेपर बी को छोड़ के, क्योंकि पेपर बी आपका इंग्लिश में है तो इंग्लिश ही लिखोगे, और पेपर ए जो आप लैंग्वेज चुनोगे उसको उसी लैंग्वेज में लिखोगे। इस दोनों के अलावा बाकी सारे पेपर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्ड 8 में मेंशन है उसमें से किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हो, जबकि क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ इंग्लिश हिंदी में आगे सेट होता है। ठीक है, कैंडिडेट पेपर कैंडिडेट्स ऑप्शन आंसर पेपर इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन द 8th शेड्यूल, यानी कोई भी लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते हो अपने मेंस का पेपर जो 8th शेड्यूल में है। गिवन इंग्लिश वर्जन विद इन द ब्रैकेट, और जो वर्ड नहीं आता है उसका इंग्लिश वर्जन में लिख लो। जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स अगर आप पे एप्लीकेबल है। एंड देन फॉर एग्जांपल आपको अपने मेंस के पेपर में कोई भी इररिलेवेंट मार्क, साइन, वाइन, ओम, अल्लाह या अपने कास्ट वास्ट के बारे में नहीं लिखना है। अगर आप उसको, जैसे आपकी आइडेंटिटी या आपकी कुछ भी डिस्क्लोज हो, अगर होगा तो पेनल्टी लगा देगी यूपीएससी, और एकदम ही बहुत कुछ लिख दिया, प्लीज सर ले लो मेरा एड्रेस ये है, तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। उसी तरह से क्वेश्चन पेपर अदर देन लिटरेचर विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी। यहाँ जैसे मैंने ऊपर लिखा था, तो इर्रिस्पेक्टिव आप किस जनरल वाले पेपर, जीएस वाले पेपर किस में आप आंसर करोगे, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में ही सेट होगा। ठीक है, द डिटेल ऑफ द, यानी इसलिए मतलब अगर किसी को हिंदी नहीं भी आती है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एटलीस्ट। और वैसे भी इंग्लिश आनी ही चाहिए क्योंकि इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर है जो सबके लिए कंपलसरी है। द डिटेल ऑफ द सिलेबाई आर सेट आउट इन, और नीचे सिलेबस का डिटेल है, वी विल गो थ्रू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, पेपर अपने हाथ में लिखना है, और जो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी है उनको वो स्क्राइब लिख सकते हैं जिनको लिखने में दिक्कत होती है। तो जो अगर आप रेलिवेंट कैंडिडेट हैं, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, कौन कौन स्क्राइब यूज कर सकता है, उसके क्या कंडीशन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। उसी तरह से अगर जो कि विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट है हमारे, वो अपना आप देख लो कि कितने परसेंटेज के लिए क्या है, मतलब क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग परसेंट ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट, ये सारे हैं। और जो कैंडिडेट जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यू शुड ऑल्सो, मतलब जो भी तुम्हारा रेलिवेंट सेक्शन है, ऑब्वियसली फोकस मोर ऑन दैट, बट जो भी तुम्हारे दूसरे तुम्हारे दोस्त कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी तुमको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए। जैसे SC/ST के लिए रिजर्वेशन क्या है, फिजिकल डिसेबल है उनके लिए कितने परसेंट हो जाता है। अगर तुम्हारे कैंडिडेट्स हैं तुमको उनके बारे में थोड़ा बहुत मतलब पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या क्वालिफाइंग नेचर है। एंड दिस इज वन ऑफ द टिप्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन कि आपको अवेयर होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी इज सर्चिंग फॉर अ कैंडिडेट जो कि एक अच्छा सिटीजन है। और फॉर एग्जांपल अगर आप एक अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो यू हैव टू बी अ गुड एस्पिरेंट, और अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो और आपको अपने फेलो एस्पिरेंट्स के क्वालिफिकेशन या चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो इससे इंडिकेट होता है कि आप काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक बनते हो कि भैया मेरे लिए जो चीज़ है बस वही है, दूसरों का मुझे नहीं देखना है। तो ये यूपीएससी नहीं चाहेगी। तो ये क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो आज से ही ये क्वालिटी अपने अंदर लाने की कोशिश करो कि जो भी तुम्हारी चीजें, अपनी फैमिली है, अपनी सराउंडिंग है, उनके बारे में चीजें तुमको पता होनी चाहिए। एक वेल अवेयर सिटीजन बनना है यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन की जर्नी में हमें। और ये दिस विल हेल्प यू इन द बेसिकली इंटरव्यू में तो डायरेक्टली हेल्प करेगा, बट ऐसे भी काफी हेल्प करेगा। ठीक है,
नाउ लेट्स सी अब ये क्या है। कंसेशन एडमिनिस्ट्रेशन वे करती है कि किसी भी सब्जेक्ट में यूपीएससी क्वालिफाइंग मार्क्स सेट कर सकती है। हैंड राइटिंग, अब यहाँ पे हैंड राइटिंग की भी, जिनकी हैंड राइटिंग खराब है आज से ही प्रैक्टिस करने शुरू कर दो। it should not be beautiful handwriting but it should be legible। ऐसा ना हो कि डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग हो कि बस मेडिकल स्टोर वाला ही उसको पढ़ सके। आपकी राइटिंग अच्छी हो या बुरी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ने लायक होनी चाहिए। अगर पढ़ने लायक नहीं होगी तो फिर क्या करेगा यूपीएससी, नंबर काटेगा। इसमें लिखा हुआ है हैंडराइटिंग नॉट इजीली जेलेबल तो डिडक्शन विल बी मेड। ज़्यादा उनको अगर आपके आंसर चेक करने में दिमाग लगाना पड़ा, बस खटाक से नंबर ऑफिशियली काट सकते हैं क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है। उसके अलावा मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मियर सुपरफिशियल नॉलेज। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया उसका जस्ट मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सुपरफिशियल का मतलब नहीं पता है तो जस्ट गो थ्रू गूगल एंड राइट सुपरफिशियल मीनिंग। सुपरफिशियल मीनिंग देखा मैंने, एग्जिस्टिंग अकरिंग ऑन द सरफेस, हिंदी में सतही। ठीक है, तो मैंने दोनों में लिख लिया। फॉर एग्जांपल जब मुझे अगर मान लो लैंग्वेज के पेपर में एक पैराग्राफ कन्वर्ट करना है और उस पैराग्राफ में मतलब मान लीजिए इंग्लिश से हिंदी में करना है और उसमें सुपरफिशियल वर्ड हो तो उस टाइम मुझे पता हो कि सुपरफिशियल को सतही कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बस मतलब पता होगा तो फिर उसको फिर कन्वर्ट करते रह जाओगे, वहाँ पे फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में किसी भी वर्ड, जो भी वर्ड आपको नहीं पता है वो आज से ही प्रैक्टिस बना लो कि उसका मीनिंग दोनों वर्ड में, मतलब दोनों लैंग्वेज में करना है। हिंदी जो चूज कर रहे हैं उसके लिए, और बाकी अगर आप दूसरे कोई तेलुगु या तमिल कर रहे हैं तो उस वर्ड का मीनिंग आपको इंग्लिश और तमिल दोनों में आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये वही यूपीएससी बोल रहा है कि बस सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। यहीं पे इंपॉर्टेंट आ जाती है जब आंसर राइटिंग हम करेंगे, वी विल डिस्कस कि कैसे डिफरेंशिएट करना है कि एक सुपरफिशियल नॉलेज क्या है और एक अच्छा नॉलेज क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, मतलब इकोनॉमिक, जितना वर्ड लिमिट हो उसको करना है, अच्छे से लिखना है। यूनिट जो आपको यूज़ करनी है उसमें एसआई यूनिट ही यूज़ करनी है, जैसे किलोमीटर मीटर हो गया, माइल्स वाइल्स नहीं यूज़ करना है। उसके बाद कैंडिडेट इंटरनेशनल नंबर जैसे 1 2 3 4 ही यूज़ करना है, कुछ रोमन वोमन ऐसे नहीं कि 1 और 2 ऐसे करके आप लिखने लगे या हिंदी वाला 1 2 लिख के आ गए। उसके अलावा साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर मेंस में अलाउड होता है, आपके प्रीलिम्स में अलाउड नहीं होता है। सो डोंट की सीसेट के पेपर में आप मैथ्स के क्वेश्चन कैलकुलेटर से कर लोगे, मेंस में आपको अलाउड होता है नॉन प्रोग्रामेबल टाइप। प्रोग्रामेबल ले जाओगे पता चल गया डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। देन यूपीएससी सेज अबाउट प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, क्या क्या पेपर होते हैं हमें ये भी पता चल गया। यूपीएससी क्या चाहता है हमसे उन पेपर में, क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक ठाक से लिखो, वो सब पता चल गया हमें। प्रीलिम्स में कौन क्वालिफाइंग होता है कौन नहीं होता है, मेंस में कौन पेपर क्वालिफाइंग है, दूसरे पेपर क्या क्या नंबर के हैं, कैसे लिखने हैं, हमें ये पता चल गया। नाउ लेट्स सी इंटरव्यू पर्सनालिटी में क्या होता है। इंटरव्यू में बोर्ड होगा जिसके पास आपके पूरे करियर का रिकॉर्ड होगा, बचपन से लेकर आज तक, उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो आज से ही अपने बारे में हर चीज अवेयर रखो। जिस स्कूल में अगर फॉर एग्जाम्पल स्कूल या कॉलेज में पढ़े हो तो यू शुड नो कि भाई वो कॉलेज कब एस्टैब्लिश हुआ था, ऐसे क्या मतलब और कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ाता है। जस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब जैसे इसलिए मैंने ऊपर भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि SC/ST आप नहीं हो या फिजिकली डिसेबल नहीं है तो आपको उनके बारे में नहीं पता होना चाहिए। एटलीस्ट यूपीएससी से रिलेवेंट जितने इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट हो तो आपको अपने फेलो कैंडिडेट के बारे में पता होना चाहिए। उसी तरह से जिस कॉलेज में पढ़ो, जिस कंपनी में काम करो, जो चीज़ कर रहे हो वो सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सब वेल अवेयर सिटीजन, एक क्यूरियस, हाँ ठीक है मेरे आसपास जो चीज़ें उसकी चीज़ें के बारे में पता है। यही आपका इंटरव्यू में टेस्ट होगा और ये एक दिन में डेवलप नहीं होता, ये शुरू से डेवलप करना पड़ेगा। और याद रखना यूपीएससी की प्रिपरेशन तीनों स्टेज के साथ चलती है। जिसने एक स्टेज पे फोकस किया मतलब वो फिर मत करो, यूपीएससी का एग्जाम मत दो, या तो तीनों के साथ प्रिपरेशन करो या तो मत करो। दो पे फोकस करोगे आप इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो जाओ या आप पीटी में रिजेक्ट हो जाओ, एट द एंड दुख उतना ही होगा, बस वो दूसरों को बोलने के लिए होगा कि भैया मेरा पीटी निकला था, मेरा मेंस निकला था, उसके अलावा कोई फायदा नहीं होगा। सो जो भी प्रिपरेशन हम शुरू करेंगे आज से सीरीज में इंटीग्रेटेड चलेगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। ठीक है, तो इंटरव्यू में वही है, आपके क्वेश्चन होंगे जनरल इंटरेस्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भाई आपकी हॉबी क्या है, उनके बेसिस पर होंगे और उसके बेसिस पे जो सामने वाले बैठे हैं वो पैनल जज करेगा कि आप सूटेबल हो कि नहीं पब्लिक लाइफ के लिए, क्योंकि कल को IAS IPS बनोगा आपको पब्लिक से डील करना पड़ेगा। अगर आप काफ़ी खुद फ्रस्ट्रेटेड बंदे हो तो
वो नहीं लेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद मेंटल कैलिबर, आप चीज़ें सोच सकते हो, जो चीज़ें फॉर एग्जांपल जो चीज़ के बारे में आपको कोई भी ओपिनियन पूछा गया, आप उस पर किसी चीज़ पे ओपिनियन रखते हो नहीं रखते हो, किस बेसिस पर एक ओपिनियन रखते हो। जैसे कोई भी अगर आपको रखते हो, पूछा जाए वॉर अच्छा है या बुरा है, तो उसका सही आंसर नहीं है। अगर आप बोलते हो वॉर अच्छा है तो आपके पास रीज़न होना चाहिए, दे विल गो लुक फॉर द रीज़न कि किस रीज़न की वजह से आप वो ओपिनियन रखते हो। तो इससे आपकी इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटी चेक होगी। उसके अलावा बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी ऑफ डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी इन सोशल कोहेशन, लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल और मोरल इंटीग्रिटी भी टेस्ट की जाएगी आपकी। मोरल इंटीग्रेट हो, कल को करप्शन तो नहीं कर दोगे, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, मोटा मोटी एक बात होगी और उसी के बात के बेसिस पर दे विल जज कि ये सारी एबिलिटी है आप में या नहीं है। उसके अलावा मेंटल क्वालिटीज ऑफ कैंडिडेट चेक होगा। जनरल नॉलेज भी चेक करेंगे कि जनरल आसपास आपके न्यूज़ व्यूज़ में, करंट अफेयर्स में आप इंटरेस्ट रखते हो कि नहीं। सो जनरल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट एंड एक्सपेक्ट टू हैव इंटेलिजेंट नॉट स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक, यानी जो भी आपने एकेडमिक यानी मान लीजिए जिसमें ग्रेजुएशन किया उसमें आपको प्रॉपर इंटरेस्ट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, उन्होंने जैसे से रैंडमली पूछ दिया अच्छा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, आप सर याद नहीं है, तो ये डिजास्टर हो जाएगा। एकदम फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, बट अपने सब्जेक्ट के बारे में, सिविल हो, मैकेनिकल हो, या आपने बीबीए बीसीए जो भी किया है, अगर आपने लिटरेचर से किया है कोई ग्रेजुएशन, तो उसमें जेन्यून इंटरेस्ट आपको होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा हैपनिंग अराउंड यू बोथ विद इन एंड आउटसाइड, आपके स्टेट में, आपके सिटी में क्या हो रहा है, आपके कंट्री में क्या हो रहा है, उसके बारे में आप अवेयर होने चाहिए। उस पर थोड़ा बहुत ओपिनियन होना चाहिए कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है, जो कि एरोज करता हो क्यूरियोसिटी ऑफ द वेल एजुकेटेड कैंडिडेट। सो बेसिकली हर जगह देखोगे कि सिविल यूपीएससी यही बोलेगा कि हम तो भैया जज कर रहे हैं एक वेल मतलब अच्छा कैंडिडेट है कि नहीं, जो कि एक अच्छा सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं। कहीं भी वो ये नहीं बोलेगा कि हम आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं। सो यूपीएससी की जर्नी जिसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई ईमानदारी से यूपीएससी प्रिपेयर कर लिया तो ही विल बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा सिटीजन बन जाएगा, जो कि कल को खुद के लिए भी बेनिफिशियल होगा, अपने देश के लिए भी बेनिफिशियल होगा। नाउ आफ्टर दिस इज ओवर। और जस्ट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे कि पेपर 1 लैंग्वेज का क्वालिफाइंग मैट्रिकुलेशन लेवल का होता है, इफ आई हैव मिस्ड, जो कि आप पेपर चुनोगे, ऑप्शनल पेपर जो चुनोगे, जैसे मैंने सोशियोलॉजी चुना, उसका लेवल आपको ग्रेजुएशन से ऊपर का और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे का होता है। So it is also mentioned in this notification, just go through it. After that, syllabus of the examination we will discuss in the next video. So I hope आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा स्टूडेंट के लिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप एग्जाम देना चाह रहे हो, उस एग्जाम का प्लान क्या है, किस किस स्टेज में होगा, कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कौन सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, कौन क्वालिफाइंग नहीं है, इंटरव्यू में होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रही है यूपीएससी उस सब्जेक्ट में आपसे, कहाँ पे आपको पेनल्टी मिल सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू मूव फॉरवर्ड टू फॉर प्रिपरेशन। और ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि बीच बीच में आप यू हैव टू गो थ्रू इट, सो दैट ये आपको ट्रैक पे रखेगा। सो लेट्स होप आपको यूपीएससी का और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम एग्जैक्टली होता कैसे है, सिलेबस क्या है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।